हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस सीरीज का हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप पर जाने के बाद आप इस वाले सेक्शन में जाना, आपको वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। यूट्यूब पर जो भी वीडियोज आते हैं, अगर उसका पीडीएफ देना होता है तो आपको इसी वाले सेक्शन में पीडीएफ दिए जाते हैं। अब हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है? उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है। देखो, जो हरे पादप होते हैं, नीलहरित शैवाल होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो इन्हें हम लोग उत्पादक कहते हैं। उत्पादक वो होते हैं जो खाना को बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, अपना भोजन खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। जो जीव इन उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, उन्हें हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। तो जो मांसाहारी होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, परजीवी होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं उपभोक्ता के अंदर आते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद से बना ले, उन्हें हम लोग उत्पादक बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। जो फूड को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, उन्हें हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। वर्षा ऋतु में होने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम लोग कहते हैं खरीफ फसल। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खरीफ फसल। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में होता है। इसका एग्जाम्पल जो है आप ध्यान में रखिए, धान है, सोयाबीन है, अरहर है, मक्का, मूंग, उड़द। और शीत ऋतु में जो फसल उगती है उसे हम लोग रबी फसल बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक एथलीट की चाल वी क्या होगी यदि एथलीट त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ के परितः एक बार चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय। चाल बराबर दूरी बट्टे में समय। अब एक जब पूरा चक्कर लगाया जाएगा तो दूरी कितनी चली जाएगी? जो वृत्त की परिधि है यानी कि 2 पाई आर, वृत्त की त्रिज्या आर आपको दिया गया है, बट्टे में एक चक्कर लगाने में जो समय लगा बोल रखा है कि t सेकंड का समय लगा। तो चाल कितनी आ गई? 2 पाई आर बट्टे में t, 2 पाई आर बट्टे में t। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत का क्षरण मनुष्यों के लिए चिंता का विषय क्यों है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें होती है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरणें होती है, जो हानिकारक विकिरणें होती है, उसे ये ओजोन परत रोकने का काम करती है। पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने का काम ये ओजोन परत के द्वारा किया जाता है। ये जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें होती है, ये त्वचा कैंसर का जो है वो कारक होती है। त्वचा कैंसर जो है हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों के कारण होती है। यह हमें हानिकारक विकिरणों से संरक्षण करता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन होता है? किस पदार्थ का अपचयन होता है? देखो, अगर पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है तो अपचयन, अगर हाइड्रोजन का ग्रहण हुआ है तो अपचयन, अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है तो भी अपचयन, तो भी अपचयन। ऑक्सीजन का ह्रास या फिर हाइड्रोजन का ग्रहण या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इन सारे के केस में हम बोलेंगे कि अपचयन हुआ है। अब आप यहां पर देखो, पहले यहां पर आयरन के साथ ऑक्सीजन था, पहले यहां पर आयरन के साथ ऑक्सीजन था, ये फेरिक ऑक्साइड है। अब यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो आयरन का ऑक्साइड है, यहां से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। अगर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फेरिक ऑक्साइड है, ये जो फेरिक ऑक्साइड है, इसका हुआ है अपचयन। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके ठीक अगर विपरीत हो जाए तो हम बोलेंगे कि उपचयन हुआ है। जैसे ऑक्सीजन का ग्रहण हो जाए, हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए,
इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो जाए, इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो जाए, माफ करिएगा, इसका ठीक विपरीत, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास नहीं, ऑक्सीजन का ग्रहण हो, हाइड्रोजन का ग्रहण नहीं, क्या हो, ह्रास हो, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नहीं, इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो, वैसे केस में उपचयन होगा। जैसे यहां पर देखो एल्यूमिनियम पहले अकेले था, अब जो है ऑक्सीजन के साथ है, तो ऑक्सीजन का ग्रहण हुआ है, ऑक्सीजन का ग्रहण, ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन है, तो ग्रहण क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। तो हम बोलेंगे एल्यूमिनियम का क्या हुआ है कि उपचयन हुआ है, एल्यूमिनियम का उपचयन हुआ है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक परिपथ में एक 10 वोल्ट की बैटरी और 3 प्रतिरोधक R1 जो कि 2 ओम का है, R2 जो कि 3 ओम का है, R3 जो कि 6 ओम का है, एक दूसरे के समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ में प्रवाहित होने वाले प्रभावी प्रतिरोध और धारा I का सही मान है। 3 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे इस वाले सूत्र से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1 में R1 2 ओम है, 1 में R2 3 ओम है, 1 में R3 6 ओम है। इन सारे का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 6/6 हो जाएगा, यानी कि 1। तो R इक्विवेलेंट 1 ओम है। अब आपको धारा चाहिए, परिपथ में कुल धारा कितनी बह रही है, तो I बराबर V में R इक्विवेलेंट हो जाएगा। V का मान 10 वोल्ट है और R इक्विवेलेंट 1 आया है, तो ये 10 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 1 ओम समतुल्य प्रतिरोध है और सर्किट में धारा कितनी बह रही है, तो 10 एम्पियर, 1 ओम 10 एम्पियर। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 विकल्प तो आप ऐसे ही काट सकते थे, जैसे जब हम अलग अलग प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में लगाते हैं तो जो उसका समतुल्य आता है, जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है उससे भी छोटा आता है। यहाँ पर सबसे छोटा 2 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम से छोटा आएगा, 2 ओम के बराबर नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। 2 ओम के बराबर नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। अब ए और सी में से कोई एक आंसर होता तो बनाकर देखा, तो ए आंसर हमारा सही है। अगर तुक्का मारना होता तो कम से कम 2 ऑप्शन तो हमारे छट जाते ना, 2 ही में से कोई एक सही होता तो 50-50% रहता सही गलत होने का चांस। राशि अपने किचन गार्डन के लिए खाद बनाना चाहती है। वह रसोई के कचरे का उपयोग करने की योजना बना रही है। खाद बनाने के लिए रसोई से जो कचरे प्राप्त होते हैं उससे वो खाद बनाने का योजना बना रही है। उसके काम के लिए कौन सा सामान सबसे उपयुक्त है। अब खाद बनाना है तो इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होंगे उसका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। जंतुओं से प्राप्त जो सामान होंगे, पेड़ पौधे से जो प्राप्त सामान होंगे उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो फल के छिलके हैं, बनी हुई सब्जियां हैं, प्लास्टिक, कचरा, थर्मोकोल, कप। तो देखो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के लिए हम लोग खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। फलों के छिलके हैं, बची हुई सब्जियां, कागज, पैकिंग शीट, तो पैकिंग शीट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अपघटित हो जाए, खाद में बदल जाए। फलों के छिलके हैं, बची हुई सब्जियां हैं, कागज है, फटे सूती कपड़े। तो सूती कपड़े जो सूती है वो किससे प्राप्त होते हैं, जो सूती है वो क्या है, प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो इन सारे का अपघटन तो संभव है, इन सारे का अपघटन संभव है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो खाद बनाने में प्लास्टिक का क्या काम है भाई, मोबाइल फोन का क्या काम है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा, ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। कागज का भी अपघटन संभव है, कागज जो है प्लांट से ही बनाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। जो धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी है उसमें जो धातु हाइड्रोजन से नीचे है वो, जो धातु हाइड्रोजन से नीचे है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करा पाएगी। तो हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है मरकरी, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो कॉपर हमारा आंसर नहीं होगा, ना तो मरकरी ना ही सिल्वर। ये सारे जो धातु हैं हाइड्रोजन से नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये सारी जो धातुएं हैं
ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करा पाएगी। हाइड्रोजन से ऊपर है लेड, तो लेड के साथ ये संभव है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ सवाल है। किसी परिपथ में 2 मिनट में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कूलम है, तो उसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे में समय। आवेश बटे में समय। आपको क्या चाहिए? विद्युत धारा चाहिए, एसआई मात्रक में चाहिए। तो इस फॉर्मूले के सारे मान को डालेंगे एसआई मात्रक में। आवेश है 1200 कूलम, कूलम एसआई मात्रक है आवेश का। समय है 2 मिनट, लेकिन हमें समय भी एसआई मात्रक में चाहिए। मिनट एसआई मात्रक नहीं है, सेकंड एसआई मात्रक होता है, तो हम लोग 60 से गुना करके एसआई मात्रक में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, ये 120 हो जाएगा। 120 से 1200 कट जाएगा 10 बार में, तो 10 एम्पियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न करते हैं? जो अपशिष्ट, जो वेस्ट अपघटित नहीं होते हैं, जिनका अपघटन सूक्ष्म जीव, कवक यानी कि बैक्टीरिया, कवक ये सब नहीं कर पाते हैं, उन सारे अपशिष्ट को हम लोग गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट बोलते हैं या फिर अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट बोलते हैं। ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का अपघटन संभव नहीं है, वो गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अब प्लास्टिक जो है पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहेंगे, हो सकता है कोई जीव जंतु उसको खा ले, उसके बॉडी के अंदर जाएगा, वहां भी उसका अपघटन नहीं होने वाला है, तो इससे जो है जीव की जान जा सकती है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एक यौगिक दिया गया है, इसमें उपस्थित विषम परमाणु है। विषम परमाणु किसे बोलते हैं? जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो बाकी के तत्व होते हैं या फिर परमाणु होते हैं, उसे हम लोग विषम परमाणु बोलते हैं। इसमें कौन कौन से परमाणु हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। यहाँ पर क्लोरीन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो बाकी के एटम्स हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विषम परमाणु बोलते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन 1 और 4। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो एटम्स होंगे उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? जो परमाणु होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम परमाणु बोलेंगे। दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग u और अंतिम वेग v वाले कण का औसत वेग कितना होगा? अगर मान लीजिए कि एक समान त्वरण से, अगर एक समान त्वरण से कोई पिंड है जो चल रहा है, कोई पार्टिकल है जो चल रहा है, उसका प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग v है, तो औसत वेग कितना होगा? औसत वेग होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। तो एक समान त्वरण से जब कोई पिंड चले तो औसत वेग का ये फॉर्मूला होता है। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ओजोन परत की क्षीणता का कारण है? ओजोन परत, अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया, ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को रोकने का काम करता है, लेकिन इसमें छेद करने का काम, इसको पतला करने का काम कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है ये मेनली जिम्मेवार है इस ओजोन परत के क्षरण में। ठीक, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल जो है एसी में, रेफ्रिजरेटर में किया जाता था, अब नहीं किया जाता है, इस पर रोक लगा दिया गया है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य ताप पर द्रव के रूप में उपस्थित एक अधातु का नाम दीजिए। यानी कमरे के ताप पर वो कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये है ब्रोमीन। कमरे के ताप पर एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कमरे के ताप पर एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है मरकरी।
और द्रव अधातु की अगर हम बात करते हैं, द्रव अधातु की बात करते हैं तो ये है ब्रोमीन। तो ये दोनों आप ध्यान में रखिए। मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है और ब्रोमीन का 35 होता है। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में, यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। सही बात है, सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो ये मुख्य अक्ष है, इस पर ही स्थित ये होगा। सही है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। सही है। मान लीजिए कोई किरण जो है मुख्य फोकस से ऐसे आपतित होती है, मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे जाती है। ये स्टेटमेंट तो सही है। मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती है। मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरण मिलती है। देखो ये जरूरी नहीं है। मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां पर दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरण मिलती है, ये जरूरी नहीं है। ऐसा तभी होता है जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो, वैसे केस में, अवतल दर्पण के केस में परावर्तन के बाद सब जाकर के मुख्य फोकस पर मिलती है। हमेशा ये सत्य नहीं है, हमेशा ये सत्य नहीं है। मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरण मिलती है, ऐसा कहना सही नहीं है। यह तभी सही होगा जब जो आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो। तो ये ऑप्शन जो है, ये जो स्टेटमेंट है, ये गलत है, सत्य नहीं है। तो केवल 3 हम बोलेंगे। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर। पौधों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पौधों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो जब लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो अंत में क्या बनता है? देखो अंत में जाकर के तो बीज बनता है। बीजांड जो है बीज में कन्वर्ट हो जाता है, बीजांड बीज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस बीज से नए पादप उगते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। O2 का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसका हमें चाहिए मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो ऑक्सीजन परमाणु का जो एटॉमिक परमाणु द्रव्यमान है, जो ऑक्सीजन परमाणु है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। तो 16 हो जाएगा और संख्या में 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं तो ये 32 हो जाएगा। 32 राइट आंसर हो जाएगा। 32 हमारा राइट आंसर। यदि कोई मशीन 4 सेकंड में 500 जूल कार्य करती है तो उसका शक्ति निर्गत कितना है? तो शक्ति बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। कार्य आपको दिया गया है 500 जूल। देखो 1 सेकंड में जितना कार्य किया जाएगा ना वही शक्ति है। 4 सेकंड में 500 जूल कार्य किया जाता है तो 1 सेकंड में निकाल लो। तो 500 में क्या करेंगे आप? 4 सेकंड से भाग लगाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 25 और गुने में 5, 25 25 125 125 जूल पर सेकंड। ये जो जूल पर सेकंड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन के बाद युग्मनज अनेक बार विभाजित होकर बीजांड के भीतर कौन सी संरचना बनाता है? देखो निषेचन के बाद ये जो बीजांड है ये बीज बन जाता है। ये बीजांड जो है बीज बन जाता है और इस बीज के अंदर क्या होता है? भ्रूण होता है। इस बीज के अंदर भ्रूण होता है ना? भ्रूण होता है, इसी का भाग होता है मूलांकुर, परांकुर। मूलांकुर से मूल विकसित होती है, परांकुर से तना विकसित होता है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये युग्मनज भी एक कोश के भ्रूण होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि
तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकृति में प्रयोग किया था। अल्फा कण यानी कि हीलियम 2+। हीलियम 2+ को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। इससे बम्बार्डिंग करवाया था सोने की पन्नी पे, जिससे रदरफोर्ड को क्या पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है और नाभिक में जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान है वो केंद्र में निहित है और जो केंद्र है वो धन आवेशित है। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित केंद्रित रहता है। न्यूट्रॉन की बात उन्होंने नहीं की थी, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, ऐसा तो जे थॉमसन ने बता रखा था। 2 और 4 बी ऑप्शन राइट आंसर। चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी डैश होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी डैश होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो पहले धनात्मक बाद में ऋणात्मक। डी ऑप्शन राइट आंसर। राइजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है? राइजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है? ये जो धागे जैसी संरचना होती है इसे हम लोग हाइफी बोलते हैं, कवक तंतु बोलते हैं। और ये जो ऐसे गोल संरचना होती है इसे हम लोग बीजाणु धानी बोलते हैं। और इस बीजाणु धानी में बहुत सारे बीजाणु बनते हैं। फिर ये बीजाणु धानी जब मैच्योर होने के बाद, परिपक्व होने के बाद फट जाती है तो ये सारे के सारे जो बीजाणु हैं ये हवा में फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। फिर ये जाकर के गिरते हैं। जहाँ वे गिरते हैं वहाँ अगर वातावरण इनके अनुकूल हुआ वहाँ पर नए राइजोपस उग जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बीजाणु समासंग, जो कि एक प्रकार है अलैंगिक प्रजनन का। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये हाइफी है और ये स्पोरेंजिया है ना। स्पोरेंजिया प्लूरल वर्ड है, स्पोरेंजियम सिंगुलर वर्ड होता है और ये स्पोर है। कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में यूजुअली एक अवशेष प्राप्त होता है, हमेशा प्राप्त नहीं होता है लेकिन ज्यादातर केस में प्राप्त होता है। यहां देखिए आप, तो इस लेड ने कॉपर क्लोराइड से कॉपर को विस्थापित कर दिया, ये केवल विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ आयरन ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया, केवल विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो ये तीनों के तीनों केवल विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है, जबकि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है, बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। इनके बीच में क्या हुआ? अभिक्रिया, आयनों का आदान प्रदान हुआ। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बना जिसमें उजले रंग का बेरियम सल्फेट का अवशेप प्राप्त होता है। ये सफेद अवशेप होता है, बेरियम सल्फेट। ठीक, आयनों का आदान प्रदान हुआ ना, ये जो है आयंस में टूट जाते हैं। सोडियम सल्फेट ये आयंस में टूटते हैं तो यहाँ पर बनता है Na+SO4 2-। ये बेरियम क्लोराइड आयंस में टूट जाएंगे तो यहाँ पर बेरियम 2+ और क्लोरीन आयन बनेगा। आयनों का आदान प्रदान कैसे हुआ? इसका कैटायन कंबाइन कर गया इसके एनायन से और बना सोडियम क्लोराइड, है ना। और इसका एनायन और इसका कैटायन क्या बना लिया? बेरियम सल्फेट। तो आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में और यूजुअली एक अवशेप प्राप्त होता है। हमेशा प्राप्त नहीं होगा लेकिन यूजुअली होता है। तो ज़्यादातर जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होते हैं वो अपने आप में अवक्षेपण अभिक्रिया भी होते हैं। जब किसी बिंब की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? देखो, अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक केस है जब अवतल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वो यही केस है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होती है वैसे केस में अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच छोड़ दो, अन्य किसी भी स्थान पर आप डालेंगे अवतल दर्पण के सामने वस्तु को, चाहे मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, चाहे वक्रता केंद्र पर, चाहे वक्रता केंद्र से परे, चाहे अनंत पर, प्रतिबिंब आपको उल्टा मिलेगा, वास्तविक और उल्टा। तो बोलेंगे आभासी और सीधा, है ना। वास्तविक वाले को काट दो, आभासी और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को डालते हैं ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनता है।
आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। पौधों में बीजाणु बनना प्रजनन की एक विधि है। पौधों में बीजाणु बनना प्रजनन की एक विधि है जिसमें बीजाणुओं का उत्पादन होता है। बीजाणु बनने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बीजाणु किस में बनता है? तो मॉस और फर्न में। मॉस और फर्न में जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो बीजाणु समासंग के द्वारा होता है, जैसे कि राइजोपस में होता है। तो बीजाणु पौधों में लैंगिक प्रजनन के माध्यम से बनते नहीं। देखो, बीज बनते हैं लैंगिक प्रजनन से, ना कि बीजाणु। बीज यानी कि सीड, और यहाँ पर बीजाणु है यानी कि स्पोर्स, ये बनते हैं अलैंगिक प्रजनन से और ये बनते हैं लैंगिक प्रजनन से। बीजाणु फर्न और मॉस जैसे गैर फूल वाले पौधों द्वारा निर्मित होते हैं और वे नए पौधों में विकसित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ये फर्न है, ये जो मॉस है, इनमें फूल नहीं आते हैं। फूल देने वाले जो पादप होते हैं उन्हें हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं। केवल एंजियोस्पर्म फूल देते हैं, बाकी कोई भी हो, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनमें फूल नहीं आते हैं। तो फर्न जो है टेरिडोफाइट है, मॉस ब्रायोफाइट है, इनमें फूल नहीं आते हैं। अलैंगिक प्रजनन इनमें होता है, बीजाणु के द्वारा होता है और इन्हीं बीजाणु से जो है नए पादप उगते हैं। ठीक, ये दोनों ऑप्शन जो है हमारे गलत हो जाएंगे। बीजाणु पुष्पों द्वारा निर्मित होते हैं, गलत हो जाएगा। बीजाणु केवल आवृत्त बीजों में वनस्पतिक प्रवर्धन का एक रूप है, गलत हो जाएगा। आवृत्त बीज यानी पुष्पी पादप, तो इनमें जो बीजाणु हैं वो नहीं आते हैं, इनमें बीज बनते हैं लैंगिक प्रजनन से। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो सबसे ऊपर पोटेशियम है, तब सोडियम, तब कैल्शियम, तब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। हर ऊपर वाली धातु अपने से नीचे वाली धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकती है, लेकिन नीचे वाली धातु अपने से ऊपर वाले धातु को उसके यौगिक से विस्थापित नहीं कर पाएगी। अब यहाँ देखो, मैग्नीशियम का यौगिक है और यहाँ पर आयरन है, तो मैग्नीशियम ऊपर है और आयरन नीचे है, तो आयरन मैग्नीशियम को इसके यौगिक से विस्थापित नहीं कर पाएगा, ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। यहाँ देखो, जिंक सल्फेट है, तो जिंक ऊपर है और आयरन नीचे है, इस बार फिर से आयरन जिंक को उसके यौगिक से विस्थापित नहीं कर पाएगा। यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट और यहाँ लेड। अब लेड यहाँ है, मैग्नीशियम काफ़ी ऊपर है, तो लेड मैग्नीशियम को उसके यौगिक से विस्थापित नहीं कर पाएगा। यहाँ देखिए तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर यहाँ नीचे है और आयरन ऊपर है, तो इस बार आयरन जो है कॉपर से ऊपर है, यानी कि आयरन कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर जो है आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज आप याद रखिएगा। जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है, यानी कि त्वरण उसका 0 होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी, समय और चाल के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? त्वरणशील नहीं होता है यानी कि त्वरण नहीं है। अगर वस्तु के पास त्वरण है एक समान, तब आप गति के 3 समीकरण पढ़ते हो, v बराबर u प्लस ए टी, है ना। दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये पढ़ते हो। ये आप सूत्र कब लगाते हो? जब वस्तु के पास त्वरण होता है और वो भी त्वरण कैसा होता है? एक समान होता है, वैसे केस में। लेकिन त्वरण है ही नहीं। अगर त्वरण नहीं है तब आपके पास केवल एक ही सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे में टाइम, यही सूत्र होता है। कैसे केस में? जब त्वरण नहीं हो, वस्तु जब त्वरित नहीं हो। तो चाल बराबर दूरी बट्टे में समय, चाल बराबर दूरी बट्टे में समय, दूरी बराबर समय बट्टे में चाल, गलत हो जाएगा। दूरी बराबर स्पीड इंटू में टाइम, दूरी बराबर स्पीड इंटू में टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में स्पीड, ये सही है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समय बराबर दूरी बट्टे में चाल हो जाएगा, है ना। समय बराबर दूरी बट्टे में चाल।
निम्नलिखित में से कौन सा मानव के मामले में विकासशील भ्रूण डेवलपिंग एम्ब्रियो अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने में मदद करता है? तो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। कहाँ से मिलेगा? माँ के बॉडी से मिलेगा। माँ के बॉडी में जो ब्लड है वहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके बच्चे के बॉडी में जाएगा, वहीं से सारे पोषक तत्व डिफ्यूज करके बच्चे के बॉडी में जाएगा। और जो बच्चा है, जो गर्भ में है, उसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं या जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे बाहर निकलेगा? उस बच्चे की बॉडी से पहले माँ की बॉडी में और फिर माँ की बॉडी से बाहर। तो ये जो पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है ये होता है प्लेसेंटा के थ्रू, ये होता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव के मामले में विकासशील भ्रूण यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो गर्भाशय में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वहां से अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने में मदद करता है? तो यह प्लेसेंटा, राइट, प्लेसेंटा। फ्लोरीन का आकार किस वस्तु से मिलता जुलता है? फ्लोरीन को हम लोग C60 बोलते हैं क्योंकि ये कार्बन का अपरूप है, यानी केवल कार्बन के ही परमाणु होंगे और इसमें 60 कार्बन के परमाणु होते हैं। फुटबॉल जैसी इसकी संरचना होती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल जैसी संरचना होती है। 10 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई डैश होगी। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं अधिकतम कितनी ऊंचाई पर वो जाती है? इसके लिए सूत्र होता है H बराबर u²/2g। अधिकतम इस ऊंचाई पर जाती है। इसी फॉर्मूले पर आपको मान डाल देना है। H बराबर u का मान 10 है, 10 गुने में 10 हो जाएगा, 2 गुने में g का मान 10 लेना है, आपको सवाल में दिया गया है। 10 से 10 खत्म हो जाएगा, अधिकतम जो है 5 मीटर तक वस्तु जाएगी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप रेलवे एग्जाम के लिए साइंस की तैयारी मेरे से करना चाहते हैं तो आप हमसे ऐप पर जुड़ सकते हैं। ये बैच अभी चल रहा है आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए। कुछ चैप्टर्स इसमें फिजिक्स के हो चुके हैं, अभी फिजिक्स ही चल रहा है, कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं, राइट। और इस बैच के अंदर कैसा पढ़ाया जा रहा है ये अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। मोशन चैप्टर जो इस बैच के अंदर करवाया गया है, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपको यूट्यूब पर फ्री में डाल करके दिया गया है ताकि आप आएँ और देखें कि हाँ कैसा पढ़ाया गया है। उसके बाद जो है आप डिसीजन लें कि आपको इस बैच से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।